हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने YDSE के वेरिएशंस में फ्रेनेल बाइप्रिज्म स्टडी किया था, जिसमें हमने प्रिज्म को लेकर दो सोर्सेस क्रिएट किए थे। इस लेक्चर में हम लोग लेंस को लेकर दो सोर्स क्रिएट करने वाले हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड बिलेट स्प्लिट मेथड। इस केस में क्या करते हैं कि हम एक लेंस को बीच में से कट कर देते हैं और उसके दो पार्ट्स को ऊपर और नीचे शिफ्ट कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। दैट्स व्हाई दिस कॉल्ड बिलेट स्प्लिट मेथड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने फोकल लेंथ ऑफ लेंस f ली है, कॉन्वेक्स लेंस लिया है, एंड लेंस इज कट along the axis. It is shifted by 1 millimeter up and down as shown in figure. तो लेंस को बीच में से कट किया और ऊपर 1 मिलीमीटर एंड नीचे 1 मिलीमीटर शिफ्ट कर दिया है। नाउ इन दिस केस a source is placed at a distance a from this lens on principal axis and screen is placed at a distance b. So object distance is a and screen distance is b, both are from the lens. We want to find out what will be fringe width in this case and number of fringes total कितनी बनेंगी। तो इसको देखने के लिए अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कुछ वैल्यूज पुट कर देता हूँ ए और बी की, तो ज़्यादा अच्छी तरह हमें समझ में आएगा। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल जिसमें कि मैं फोकल लेंथ लेंस की, लेट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ए इक्वल टू सपोज 20 सेंटीमीटर, फोकस के बाहर रखा है जिससे रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनेगी, एंड बी सपोज 2 मीटर डिस्टेंस पर हमने स्क्रीन को प्लेस कर दिया है। तो ऐसे केस में जो इमेज बनेगी यहाँ पर 1/v माइनस 1/u, u विल बी माइनस 20 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 1/f. From here we can calculate v. 1/v is equal to 1/15 minus 1/20, and you can say कि v equal to कितना आ जाएगा, this will be equal to 60 सेंटीमीटर। v equal to 60 सेंटीमीटर, तो हम ये कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इमेज बनेगी। तो अगर ये वाला डिस्टेंस आपने a इस सपोज 20 centimeter and B is 60 centimeter. This distance is 60 centimeter. This is V basically. इमेज यहाँ पर बन रही है। Now in this case अगर हम देखेंगे तो कौन कौन से दो सोर्सेस कोहेरेंट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे वो हमें देखना है। तो आप यहाँ पर सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए कि सोर्स S से जो रे पोल से जाएगी वो अनडिवाइडेड पास होगी, तो इसी डिस्टेंस, इसी रे पर कहीं ना कहीं इमेज बननी चाहिए। तो यहाँ पर 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर जो पॉइंट S1 आएगा वहाँ इमेज बन जाएगी, और दूसरे लेंस के पोल से जाने वाली रे अनडिवाइडेड पास होगी, तो इसमें इस पॉइंट पर S2 इमेज बन जाएगी। और दीज S1 एंड S2 विल बिहेव एज टू कोहेरेंट सोर्सेज, एंड इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा दैट इज स्मॉल d। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जो इसकी इमेज बनी S1 S2 विल बिहेव एज टू कोहेरेंट सोर्सेज, will behave as coherent sources. अगर S1 S2 coherent sources की तरह बिहेव करेंगे तो बेसिकली इनके बीच का डिस्टेंस जो स्मॉल d होगा दैट विल बी इक्वल टू S1 S2. तो d इज इक्वल टू S1 S2 विच वी कैन कैलकुलेट यूजिंग सिमिलर ट्राइंगल्स। अगर हम यहाँ पर दो ट्राइंगल कंसीडर कर लें, एक ये पूरा ट्राइंगल ले लेते हैं S1 S2S, और दूसरा ये छोटा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, तो इन दोनों ट्राइंगल की हेल्प से S1 S2 कैलकुलेट किया जा सकता है। तो S1 S2 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 20 80 हो जाएगा, और दिस विल बी इक्वल टू 2 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा। सो S1 S2 बाय 80, S1 S2 डिवाइडेड बाय 80 दैट विल बी इक्वल टू 2 मिलीमीटर divided by this distance 2 millimeter divided by 20. So this is centimeter, this is centimeter. S1 S2 comes out to be 8 millimeter. So 8 millimeter will be separation between two coherent sources, and distance of screen from S1 S2
दैट विल बी कैपिटल डी। सोर्सेस से जो स्क्रीन का डिस्टेंस होता है उसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कैपिटल डी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 मीटर डिस्टेंस था टोटल, तो 200 सेंटीमीटर माइनस इमेज बनी थी 60 सेंटीमीटर पर, तो दिस विल बी बेसिकली 1.4 मीटर, ये कैपिटल डी हो जाएगा। तो कैपिटल डी 1.4 मीटर आ जाता है। स्मॉल डी की वैल्यू S1 S2 इज 8 मिलीमीटर। तो अगर ऐसे केस में हमें फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करना हो तो फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करने के लिए बीटा इक्वल टू डी लैम्डा बाय स्मॉल डी कर सकते हैं। ये हमारे पास स्मॉल डी की वैल्यू आ जाती है, और अगर हमें लैम्डा पता हो तो फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट की जा सकती है। सो बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी and you can calculate fringe width. Lambda will be given to you for this. So this is how by using billet split method you can create two sources from a single source. एक ध्यान देने वाली बात यह है इसमें कि हमारे को इसके बीच का जो पोर्शन है, इसके बीच के पोर्शन को हमें बेसिकली किसी ओपेक मटेरियल से फिल करना पड़ेगा। तो इस वाली बीच के मटेरियल को, इस बीच के स्पेस को हमें किसी ओपेक मटेरियल से फिल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको ओपेक मटेरियल से फिल नहीं करेंगे तो वैसे केस में यहाँ से भी रेज पहुँचेंगी। तो हम चाहते हैं कि रेज जो है वो डायरेक्ट ना पहुँचे, बल्कि केवल लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद पहुँचें। तो सम ओपेक मटेरियल इज फिल्ड बिटवीन दीज टू पोर्शंस ऑफ द लेंस। नाउ rays will reach on the screen only by refraction by these two lenses. Okay? अब इस केस में देखिए एक सिंपल सी सिचुएशन समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसे केस में इंटरफेरेंस पैटर्न कहाँ बनेगा, कितने पोर्शन में बनेगा, क्योंकि अगर हमें वो पता लग जाता है तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिए, एक रे मैंने सीधी ली थी जो कि कहाँ से जा रही थी, पोल से जा रही थी, अनडिवाइडेड पास हो गई। दूसरी रे जो लेंस के दूसरे पोर्शन से, दूसरी एक्सट्रीम से आएगी, वो भी एस से ही पास होगी। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से एस से जाने वाली रेस इस तरीके से पूरे एरिया में फैल रही है, S1 से जाने वाली। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो S2 से जाने वाली रेस इस तरीके से पूरे एरिया में फैल रही है। तो अगर आप देखेंगे तो S1 S2 से जो कॉमन पोर्शन मिलेगा वो आपको केवल ये वाला पोर्शन मिलेगा। केवल ये पोर्शन है जहाँ पर S1 और S2 दोनों से लाइट स्क्रीन पर पहुँच रही है। ए के ऊपर केवल S2 से पहुंच रही है और बी के नीचे केवल S1 से पहुंच रही है। सो इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी ऑब्जर्व बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। और अगर आपको निकालना हो कि ए बी कितना होगा तो आप सीधे सीधे यहाँ पर ज्योमेट्री लगा सकते हैं। इंटरफेरेंस इज ऑब्जर्व बिटवीन ए एंड बी। तो अगर आप सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो ए बी डिवाइडेड बाय ये पूरा डिस्टेंस ले लें हम, और ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाता है, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी दैट विल बी इक्वल टू, ये वाला पोर्शन आ जाएगा बीच में, इतना पोर्शन, दिस इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय ए। तो दैट विल बी इक्वल टू, you can say now small d divided by a. So, sorry, this is not small d, this is 2 मिलीमीटर जो हमें दिया था, 2 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय a। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाती है, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस बी बाई ए इंटू 2। ए बी की वैल्यू अगर आपके पास पता लग जाती है कि कितनी आ रही है, तो इससे आप सीधे सीधे नंबर ऑफ फ्रिंजेस कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ फ्रिंजेस विल बी इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय बीटा। सो आपको जो दो चीज़ें पूछी गई थी कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या होगा और फ्रिंज विड्थ क्या होगी, ये दोनों चीज़ें पता लग जाती हैं। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनेगी, फॉर एग्जांपल अगर हम ये सिचुएशन लेकर चलें जिसमें कि वर्चुअल इमेज ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड, फॉर एग्जांपल अगर मैं एफ को 15 सेंटीमीटर और ए को 10 सेंटीमीटर ले लेता हूँ तो वी माइनस 30 सेंटीमीटर आएगा। इस केस में हमने अब कहाँ रख दिया, सोर्स को फोकस के अंदर रख दिया है। सोर्स को फोकस के अंदर रखते हैं तो वर्चुअल इमेज बनेगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एस से चलने वाली रेस इमेज S1 पे बना रही है और एस से दूसरे लेंस से जाने वाली रेस इमेज S2 पर बन रही है।
इस केस में अगर आप देखेंगे तो बेसिकली S1 से जाने वाली रेस इस एरिया में स्प्रेड होगी और S2 से जाने वाली रेस इस एरिया में स्प्रेड होंगी। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं है यहाँ पर स्क्रीन पर, और ऐसे केस में कोई भी फ्रिंजेस नहीं बनेंगी। तो फ्रिंजेस बनने के लिए रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनना ज़रूरी है। इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर हम कॉन्केव लेंस ले लेंगे, डाइवर्जिंग लेंस ले लेंगे, तो डाइवर्जिंग लेंस में हमेशा रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनती है। तो अगर आप ये एक्सपेरिमेंट डाइवर्जिंग लेंस से लेकर करेंगे तो वैसे केस में भी आपको कोई फ्रिंजेस नहीं मिलेंगी। तो फ्रिंजेस बनने के लिए रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बननी चाहिए। आई होप आपको ये पूरा चीज़ क्लियर हो गई होगी, किस तरीके से नंबर ऑफ फ्रिंजेस निकालनी है और कैसे फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करनी है। ओके, एंजॉय।